नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अस्मिता। बंसल न्यूज देख रहे हैं आप। और जैसा कि आप जानते हैं कि आयुष्मान में हर बार हम स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं पर खास जानकारी देते हैं। इस कड़ी में आज हमारे साथ है डॉक्टर महेंद्र पाल सिंह, जो बंसल हॉस्पिटल में ऑन्को सर्जन हैं। डॉक्टर महेंद्र, आपका स्वागत है बंसल न्यूज में। और डॉक्टर महेंद्र आज हमें कैंसर से जुड़ी तमाम जानकारियों को विस्तार से समझाएंगे कि कैंसर क्या होता है, कैसे कैंसर को डायग्नोस किया जाता है, उसका इलाज क्या है। तो आपके मन में अगर जितने भी सवाल हैं और खासकर कैंसर से जुड़े जितने भी सवाल हैं, तो आपको ये कार्यक्रम अंत तक देखना चाहिए। डॉक्टर, सबसे पहले आपसे मैं यही समझूंगी कि कैंसर होता क्या है। कैंसर एक तरह का जो सेल्स होते हैं हमारे अंदर, कोशिकाएं हैं, उनकी एक अनियंत्रित ग्रोथ, जिनको बोलते हैं गांठ जैसा बनना। वो शुरुआती स्टेज में जब म्यूटेशंस होते हैं डीएनए के अंदर, कोशिकाओं के अंदर, तो वो अनियंत्रित रूप से बढ़ना शुरू कर देते हैं। ये शरीर के किसी भी भाग में हो सकता है। साथ साथ ये जब बढ़ता है ट्यूमर, तो वो आसपास के अंगों को प्रभावित करता है। उसके बाद वो ब्लड के थ्रू या लिम्फ के थ्रू बाकी शरीर में या बाकी ऑर्गन्स में मेटास्टेसिस होती है। मेटास्टेसिस का मतलब फैलता है। तो ये एक प्रकार का मतलब जो मैलिग्नेंट ट्यूमर होते हैं वो होते हैं। एक ट्यूमर जिसको हम बोलते हैं बेनाइन ट्यूमर, जो कि बढ़ते तो हैं पर फैलते नहीं हैं। जी सर, कैंसर का अर्ली डिटेक्शन कितना ज़रूरी है और उसके लक्षण क्या है? किसी को कैसे पता चलेगा कि उसे कैंसर है, कौन सी स्टेज पर कैंसर है? क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं इंडिया में कैंसर के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और ज़्यादातर लोगों को तब पता चलता है जब वो लास्ट स्टेज पर हो। तो ऐसे में इसके लक्षण क्या रहते हैं सर? जैसे हम कैंसर के लक्षणों पर बात करें, तो जो कैंसर के लक्षण, जैसे किसी को बहुत जल्दी वेट लॉस हो रहा है या वज़न कम हो रहा है, साथ में कुछ खून की कमी है, थकान है, तो ये कैंसर के लक्षण हो सकते हैं। अगर स्पेसिफिक मैं किसी कैंसर के बारे में बात करूं, तो जैसे ब्रेस्ट कैंसर है, उसमें पेशेंट को गांठ होती है, लंप होता है, साथ में कुछ निपल डिस्चार्ज वगैरह होते हैं, ब्रेस्ट के ऊपर रेडनेस होती है, कुछ एक्जिला जिसको कांख बोलते हैं, उसमें कोई लिम्फ नोड बढ़ रहा होता है। ये सब सिम्टम्स हैं। जैसे लंग कैंसर के बारे में बात करें, तो पेशेंट को सांस लेने में परेशानी होती है, उसको कफ के साथ में खून आता है। ये सब सिम्टम्स होते हैं। और कोलोन कैंसर, जैसे हम लोग बोलते हैं आंत का कैंसर, बड़ी आंत का कैंसर या रेक्टम का कैंसर, इनमें पेशेंट ब्लीडिंग के साथ में प्रेजेंट करता है। लेट्रिन के रास्ते उसको ब्लीडिंग होती है, उसके जो बॉल हैबिट है उसमें बदलाव होता है, और एनीमिया या खून की कमी होती है। बिल्कुल सर, अगर हम इंडिया की बात करें तो क्योंकि आप तो स्पेशलिस्ट ही हैं, आपने तो कितने हज़ारों मरीजों को देखा होगा। सबसे ज़्यादा कौन सा कैंसर, किस कैंसर से यहाँ पर लोग पीड़ित हैं? अभी हम जैसे पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड या इंडिया की बात करें, तो सबसे मोस्ट कॉमन कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर है, जो कि आजकल मेट्रोज़ में या मेट्रो सिटीज़ जो हैं उनमें बढ़ रहा है काफ़ी, और नंबर 1 कैंसर में अभी है। इसके पीछे रीज़न क्या रहता है सर? यानी जो महिलाएं हमें देख रही है, और जैसा कि मैंने जिक्र किया कि जब लास्ट स्टेज पर पहुंच जाता है, तब जाकर उन्हें रियलाइज़ होता है कि हमें तो ये है, वो भी जांच होती है उसके बाद, और तब तक शायद टाइम बहुत कम बचता है पेशेंट के बाद। इसका रीज़न क्या है मेन? एक तो ये कहेंगे कि जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है, कुछ आनुवंशिक कारण हैं, कुछ एनवायरमेंटल कॉज हैं जो कि इसके कारक हैं या कारण हैं, कॉज हैं, जिनसे कि ये कैंसर बन रहा है। तो जैसे लाइफ स्टाइल की मैं बात करूँ, तो जो फिजिकल इनएक्टिविटी है और केमिकल एक्सपोजर है, इन सब के कारण से कैंसर का जो खतरा है वो बढ़ रहा है। जी बिल्कुल। तो देखिए, कैंसर को हमने समझा कि कैंसर क्या होता है, कैसे उसके रिस्क फैक्टर होते हैं, कैसे आप आप लगा सकते हैं अपने आप में कि आपको कैंसर के लक्षण हैं या नहीं। सर, ये तो हमने कैंसर की बात कर लिया। मैं चाहूँगी कि हम ट्रीटमेंट की भी बात करें। किस तरह से कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, क्या क्या स्टेजेस रहती है, किस स्टेज पर क्या होता है? मैं चाहूँगी कि आप व्यूवर्स को वो भी समझाएं। पहले तो हम कैंसर को डायग्नोसिस कैसे करें उस पे जाना चाहिए हमें। जैसे कैंसर कोई पेशेंट्स हमारे पास सिम्टम्स लेके आता है, तो हम लोग वो पहले उसकी हिस्ट्री चेक करते हैं कि क्या सिम्टम्स हैं, फिर उसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करते हैं कि क्या उसको प्रेजेंट कर रहा है, किस अल्सर के साथ में, लंप के साथ में, या कुछ और कॉज के साथ में प्रेजेंट कर रहा है, तो वो देखते हैं। फिर हम आते हैं इन्वेस्टिगेशन पार्ट पे, जिसमें इमेजिंग बोलते हैं। इमेजिंग मतलब सीटी स्कैन, एमआरआई, सोनोग्राफी, ये सब इमेजिंग टेस्ट है, एक्सरे है, ये सब इमेजिंग टेस्ट हैं। उसके बाद हम बोलते हैं कि पेशेंट को कि पैथोलॉजी इन्वेस्टिगेशंस ज़रूरी है, जैसे कि ब्लड इन्वेस्टिगेशंस, जिसमें ये
पता कर पाएँ कि कुछ सीरम मार्कर्स बढ़े हुए हैं। या पैथोलॉजी में दूसरा आता है बायोप्सी का, जिससे कि कैंसर का टाइप्स हमें पता चले, जी। कौन से टाइप्स का है, उसकी ग्रेड क्या है बायोप्सी में, और उसकी स्टेज क्या है। ये सब होने के बाद हम ट्रीटमेंट की तरफ आते हैं। जी। ट्रीटमेंट में पेशेंट की जो डायग्नोसिस है, क्या कैंसर है, उसको क्या स्टेज है, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रीटमेंट डिसाइड जी। करते हैं कि पहले कीमोथेरेपी जाएंगे या पहले सर्जरी, रेडिएशन। जो 3 मुख्य ट्रीटमेंट है कैंसर के, सर्जरी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशंस। जी। बिल्कुल, तो ये ऐसे स्टेजेस में पहले डायग्नोस होता है और फिर जिस लेवल पर वो रहता है उसके हिसाब से इलाज होता है। कैंसर स्क्रीनिंग एक टर्म काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है सर, मैं चाहूँगी एज एन एक्सपर्ट आप ऐसे समझाएं कि कैंसर स्क्रीनिंग क्या होता है? कैंसर स्क्रीनिंग मतलब जब पेशेंट्स को कोई सिम्टम्स नहीं होते कैंसर के किसी भी तरह के, तो स्क्रीनिंग, जैसे कि स्क्रीनिंग एक एज के बाद या कुछ लाइफस्टाइल ख़राब है, जैसे पेशेंट स्मोकर्स हैं, टोबैको च्यूअर्स है, तो उन कंडीशन में स्क्रीनिंग एक अच्छी मॉडलिटी है जिसमें हम कैंसर को जल्दी डायग्नोज कर सकते हैं, अर्ली स्टेज में डायग्नोज कर सकते हैं, और जल्दी डायग्नोसिस के बाद जल्दी ट्रीटमेंट करने से उसका जो प्रोग्नोसिस है या जो सर्वाइवल है वो अच्छा होता है। बिल्कुल। बिल्कुल डॉक्टर, लगातार कैंसर को लेकर आजकल हम देख रहे हैं कि लोग जागरूक भी है, लेकिन कहीं ना कहीं उन्हें पता नहीं है कि क्या वो गलती कर रहे हैं जिससे कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियां उन्हें हो रही है। एज एन एक्सपर्ट आप क्या बताना चाहेंगे कि क्या वो फैक्टर है जो इस तरह की बीमारी का हमारे शरीर में निर्माण करते हैं और ये बीमारी ऐसी है कि बढ़ती ही जाती है? क्या फैक्टर, क्या लाइफस्टाइल एक फैक्टर है या क्या कुछ फैक्टर है सर? जी, लाइफस्टाइल तो सबसे बड़ा फैक्टर्स है। जैसे कि हम जो अभी शुरू हो रहा है, जैसे डाइट से ही हम शुरू करें तो हमारी जो डाइट में फ्रूट वेजिटेबल्स कम होते जा रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम इनको मॉडिफाइड करते हैं, अच्छी डाइट लेते हैं। फिज़िकल इनएक्टिविटी दूसरा कारण है, जहाँ की फ़िज़िकल इनएक्टिविटी हम लोगों का ऑफिस जॉब इन सब के चलते फ़िज़िकल इनएक्टिविटी बहुत, मतलब इनएक्टिविटी हो गई है, एक्टिविटी हम लोग नहीं कर रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, ये दूसरे फैक्टर्स है। और तीसरा था कि एनवायरमेंटल एक्सपोजर जो है, जैसे लाइफस्टाइल में अल्कोहल और टोबैको, जिसको कि हमें कम करना चाहिए। बिल्कुल। जिससे हम जो कैंसर की रिस्क है उसको कट डाउन कर सकें। लेकिन सर हम ये भी देखते हैं कि वो पेशेंट्स जो कभी टोबैको उन्होंने नहीं खाई होगी, उन्होंने कभी स्मोक नहीं की होगी, जो इस तरह के नशीले पदार्थों का सेवन भी नहीं करते हैं, कई बार उन्हें भी कैंसर हो जाता है, तो उसके पीछे की क्या वजह हो सकती है सर? पीछे के तो कारण बहुत सारे हैं, पर इसमें जो मेन कारण है कि जो बदलाव है वो अनुवांशिक भी 5 से 10% केसेस में अनुवांशिक कारण भी होते हैं जिसकी वजह से कैंसर बनते हैं। जी। अनुवांशिक कैंसर का आपने जिक्र किया, मैं चाहूँगी सर आप इसे और भी अच्छे से समझाएं कि ये जनरेशनल कैंसर क्या होता है और ये कब तक चलता है, कितनी पीढ़ी तक चलता है, इसका कोई परमानेंट इलाज? अनुवांशिक कैंसर ऐसा है जिसमें एक से ज़्यादा सदस्य अगर फैमिली में, परिवार में कैंसर से ग्रसित हैं, तो उसमें ये संभावना ज़्यादा होती है कि वो कहीं ना कहीं अनुवांशिक हो, एक हेरिडिटरी कैंसर हो, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जा रहा हो। जी। तो उसमें कुछ टेस्ट होते हैं, जेनेटिक टेस्ट, जिससे हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं कि ये जेनेटिक कॉज है या नहीं। और अगर जेनेटिक कॉज मिलते हैं तो हम ऐसी कंडीशन में जल्दी स्क्रीनिंग स्टार्ट कर सकते हैं पेशेंट की, और उसको ट्रीट कर सकते हैं, या प्रोफाइलेक्टिक ट्रीटमेंट दे सकते हैं, या प्रोफाइलेक्टिक सर्जरी कर सकते हैं। जी, यानी अगर कोई अनुवांशिक कैंसर से पीड़ित है तो अगर उसकी अर्ली स्क्रीनिंग हो जाए या उस सिम्टम को पकड़ ले तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। सर आप एक्सपर्ट हैं, आपके पास हज़ारों पेशेंट्स आते होंगे, और क्योंकि कैंसर को लेकर हम देखते हैं कि हमारी सोसाइटी में इतने मिथ्स फैलाए जाते हैं, इतनी गलत धारणाएं हैं लोगों की। सर क्या कुछ सोचते हैं लोग कैंसर के बारे में, क्या कुछ मिथ्स, क्या कुछ गलत धारणाएं हैं? गलत धारणा में मेन तो हम जब हमारे पास पेशेंट आते हैं तो पहले तो वो एक्सेप्टेंस नहीं होती उनकी कि कैंसर हो गया है। दूसरा होता है कि जो भी एडवाइस करते हैं, जैसे बायोप्सी एडवाइस की, इन्वेस्टिगेशन एडवाइस की, तो वो सबसे पहले डरते हैं कि बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है। जी। मैं बताना चाहता हूँ कि बायोप्सी से हम लोग पेशेंट की क्या हिस्टोलॉजी है, मतलब कौन सा टाइप का कैंसर है, क्या ग्रेड है, क्या आगे उसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री से कौन से टाइप्स का मतलब वो पेशेंट का जो मॉलिक्यूलर डायग्नोसिस है वो क्या है, इसमें हम लोग क्या बेस्ट पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दे सकते हैं, जैसे इम्यूनोथेरेपी, टारगेटेड थेरेपी, रेडिएशन, कीमोथेरेपी या
सर्जरी, तो वो उससे हम लोग डिसाइड करते हैं कि एक टाइप्स ऑफ कैंसर के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट कर सकें। बिल्कुल। और सर एक बहुत बड़ा मिथ है, ये सुनकर के हंसी भी आती है, लेकिन भारत में खासकर हम ग्रामीण अंचलों की बात करें तो लोगों का ये मानना होता है कि अगर किसी को कैंसर है तो उसकी मौत निश्चित है। इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। जो भी पेशेंट्स आते हैं, अगर हम लोग जल्दी डायग्नोसिस कर लेते हैं तो वो ट्रीटमेंट हो जाता है। जैसे कैंसर की स्टेजेस हम लोग 3 में डिवाइड कर लें, जैसे अर्ली स्टेज, लोकली एडवांस मतलब जो थोड़ा बढ़ गया अपनी ही जगह पर, और एडवांस स्टेज। जो भी अर्ली स्टेज और लोकली एडवांस स्टेज में पेशेंट आते हैं हमारे पास, हम उनको अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। जैसे अर्ली स्टेज में कुछ सिंगल मॉडलिटी ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, जैसे कि सर्जरी या रेडिएशन। जो लोकली एडवांस कैंसर होते हैं उसमें हम लोग मल्टी मॉडलिटी ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि सर्जरी भी होती है, कीमोथेरेपी भी होती है, रेडिएशन भी होते हैं। और एडवांस स्टेज में हम पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए ट्रीटमेंट करते हैं, जिसमें कि कीमोथेरेपी हो सकती है, इम्यूनोथेरेपी हो सकती है, टारगेटेड थेरेपी हो सकती है। बिल्कुल। आपने डायग्नोस्टिक और स्टेजिंग के बारे में बताया, तो किस तरह से प्रोसेस होती है, कितना खर्चा आता है इसमें और कितना लंबा ये प्रोसेस होता है सर? इसमें बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है। जैसे कोई पेशेंट हमारे पास प्रेजेंट करता है तो हम लोग उसको जो पेशेंट के सिम्टम्स और पेशेंट की जो क्लिनिकल डायग्नोसिस है उसके अकॉर्डिंग हम उसको इन्वेस्टिगेशन एडवाइस करते हैं, जिसमें बायोप्सी, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, मैमोग्राफी, ये सब इंक्लूड होता है। और इसमें बहुत लंबा समय नहीं लगता, 5 से 6 दिन का मतलब समय लगता है बायोप्सी और इन सब को कंफर्म करने के लिए कैंसर है या नहीं। जी। इसका इलाज कितने स्टेजेस में होता है सर, और कितना लंबा किसी को इलाज चल सकता है? यानी अगर कोई फर्स्ट स्टेज पर है तो उसका कितना लंबा ट्रीटमेंट चलता है? अगर वो मेडिकेशंस पर है तो क्या उसे ताउम्र मेडिसिन लेनी होगी? कोई लास्ट स्टेज में, क्योंकि एक थेरेपी के बारे में तो बहुत कॉमन है, कीमोथेरेपी के बारे में सब सुनते हैं और सबको लगता है कि वही एक ट्रीटमेंट है। क्या उसके अलावा भी ट्रीटमेंट्स हैं? जैसे कि अर्ली स्टेज में कोई प्रेजेंट करता है तो उसको सिंगल मॉडलिटी ट्रीटमेंट से ही सफिशिएंट होता है, जैसे सर्जरी या रेडिएशन, तो वो सफिशिएंट ट्रीटमेंट होता है। उसके अलावा उसको ज़्यादा और लंबा ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं होती। वो ट्रीटमेंट सर्जरी कराता है, उसके बाद रेगुलर फॉलोअप पे करता है। जैसे ही लोकली एडवांस या एडवांस बीमारी होती है उसमें हम पेशेंट्स को मल्टीपल ट्रीटमेंट से गुजरना पड़ता है, सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, तो उसमें थोड़ा लंबा समय लगता है। और साथ में कभी कभी हम लोग अर्ली स्टेज कैंसर में भी हार्मोनल थेरेपी जो देते हैं, कैंसर को प्रिवेंट करने के लिए देते हैं, जो कि लंबे समय तक 5 से 10 साल तक टैबलेट फॉर्म में चल सकती है। और जो एडवांस स्टेज में होते हैं, जिनको कि हम एक तरह से पैलिएटिव ट्रीट कर रहे हैं, पैलिएटिव मतलब पेशेंट की लाइफ प्रोलॉन्ग करने के लिए या सिम्टम्स ट्रीट करने के लिए, तो उसमें लाइफ लॉन्ग जब तक पेशेंट्स है तब तक हम लोग ट्रीट करते हैं इसको। बिल्कुल। बायोप्सी का आप जिक्र कर रहे थे सर, तो आप बायोप्सी भी समझाइएगा। और क्या हर किसी के लिए बायोप्सी इम्पॉर्टेंट होती है कैंसर पेशेंट्स के लिए? कैंसर पेशेंट के लिए बायोप्सी से टिश्यू डायग्नोसिस जो होता है वो इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कुछ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं कि थायराइड कैंसर है या ओवेरियन कैंसर है, अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करते हैं, या गॉल ब्लैडर कैंसर है, ऐसी कंडीशन में हम लोग बायोप्सी ना करके उसको सीधा सर्जरी या स्टेजिंग सर्जरी जिसको बोलते हैं, कि जिसको पूरा ट्यूमर एक साथ निकल जाए और उसकी पैथोलॉजी हो जाए, तो वो भी करते हैं। और ज़्यादातर पेशेंट्स में जैसे नॉन हीलिंग अल्सर है पेशेंट्स को, तो उनमें बायोप्सी की ज़रूरत होती है। जी। मैमोग्राफी का जिक्र होता है सर, मैं चाहूँगी कि आप मैमोग्राफी के बारे में भी समझाइए कि क्या होता है ये, और इससे क्या कुछ फ़ायदे होते हैं या इसका क्या कुछ यूज़ होता है इसमें? मैमोग्राफी जो है ब्रेस्ट कैंसर के लिए हम लोग करते हैं, ब्रेस्ट कैंसर स्क्रीनिंग, ब्रेस्ट कैंसर डायग्नोसिस के लिए। तो मैमोग्राफी एक तरह का एक्सरे है जो कि ब्रेस्ट के लिए हम लोग करते हैं। इसमें जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं कैंसर के, वो हमें पता चलते हैं मैमोग्राफी में। और ये स्क्रीनिंग के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जो भी फीमेल एसिम्प्टोमेटिक हैं, 40 साल से ऊपर है, उनको हम लोग मैमोग्राफी स्क्रीनिंग के लिए करा सकते हैं, जिससे कि कोई भी अर्ली लीजन डिटेक्ट हो और हम उसको ट्रीट कर सकें। बिल्कुल सर। अब मैं एक अलग एंगल पर बात करना चाहूँगी। सपोज़ कोई हेल्दी इंसान है, मैं हेल्दी हूँ, मुझे कुछ ऐसा नहीं है, मैं ये चाहूँगी कि मुझे कभी कैंसर जैसी बीमारी ना हो, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मेरे लाइफस्टाइल में क्या कुछ चेंजेस लाने होंगे? कैसे मैं अपनी बॉडी को पहले ही प्रिपेयर कर लूँ कि इस तरह की बीमारियां मुझसे कोसों दूर रहे? एक तो ये है कि हम अपनी लाइफ स्टाइल, हमारे जो फैक्टर्स हैं जैसे टोबैको, अल्कोहल, इसके अलावा फिज़िकल इनएक्टिविटी जो है उसको हम सुधारें। कम से कम हम 30 मिनट
डेली एक्सरसाइज करें, हमारी डाइट में फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ज़्यादा हों, प्रोसेस्ड फूड का इस्तेमाल कम करें, सन एक्सपोजर कम करें, वैक्सीनेशन जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है आजकल जो चल रहा है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस इन्फेक्शन के लिए या हेपेटाइटिस के लिए, वो करवाएं जिससे कि कैंसर प्रिवेंट हो। वैक्सीनेशन का आपने जिक्र किया, क्या आपको लगता है सर कि हमारे देश में लोग इतना जागरूक है, खासकर जो आपने 2-3 वैक्सीन का नाम लिया, मुझे नहीं लगता कि इतनी अवेयरनेस है। अभी जो है कि भारत सरकार ने HPV वैक्सीनेशन स्टार्ट किया है, जो कि बच्चों में मेल फीमेल दोनों में 14 साल के ऊपर, तो ये वैक्सीनेशन का प्रोग्राम है HPV वैक्सीन, जो कि सर्वाइकल कैंसर को भी प्रिवेंट करता है, बाकी जो वायरल इन्फेक्शंस होते हैं HPV इन्फेक्शंस उनको भी प्रिवेंट करता है। बिल्कुल। अब सर हम कैंसर पेशेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं। कैंसर पेशेंट होता है, ऑलरेडी ही इज़ गोइंग थ्रू अ लॉट। कैंसर पेशेंट की कैसे देखभाल करें सर? अगर किसी के घर में किसी को कैंसर है, एक तो ये ऐसी बीमारी है जो लोगों की समझ से परे है, क्योंकि कई सारे मिथ्स है, बहुत सारी बातें, अलग अलग लोग अलग अलग तरह की चीज़ें बोलते हैं। कोई कहता है किसी कैंसर गौमूत्र पीने से ठीक हो जाएगा, कोई दूसरी चीज़ें बोलता है। तो ऐसे में कैंसर पेशेंट्स का ख्याल कैसे रख सकते हैं उनके घर वाले? सबसे पहले तो कैंसर पेशेंट्स मतलब जो भी हैं जिनको डायग्नोसिस हो गया है, जो अंडर ट्रीटमेंट है, उनको मतलब थोड़ा सा नॉर्मल से थोड़ा सा ज़्यादा अटेंशन की ज़रूरत पड़ती है, उनकी डाइट से लेके उनकी फ़िज़िकल केयर तक। दूसरा, जो भी एस्टैब्लिश ट्रीटमेंट है वो हम लोग सजेस्ट करते हैं, ना कि जो अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट है, बाकी जो भी है जिसमें ट्रायल नहीं हुए या जो प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है, उनको हम क्या बोले कि मना करते हैं पेशेंट्स के लिए, कि वो कभी कभी अर्ली स्टेज में प्रेजेंट करते हैं और वो एडवांस हो जाते हैं ऐसे ट्रीटमेंट के चलते। तो हम लोग चाहते हैं कि पेशेंट ट्रीटमेंट कराएं, सही समय पे कराएं और डिसीज़ फ्री हो जाएं। बिल्कुल। मैं यहाँ पर इमोशनल सपोर्ट का भी आपसे रुख जानना चाहूँगी। इमोशनल सपोर्ट कितना बड़ा रोल प्ले करता है सर, और कोई कैसे किसी पेशेंट को इमोशनल सपोर्ट दे सकता है? कैंसर पेशेंट्स होते हैं, कैंसर एक अपने आप में एक ट्रॉमेटिक या भयानक बीमारी कह सकते हैं, पर जब अगर फैमिली का सपोर्ट और जो पारिवारिक अगर सपोर्ट पेशेंट्स के लिए होता है, तो वो इस बड़ी से बड़ी बीमारी से भी जूझ लेता है। साथ ही साथ हॉस्पिटल्स में भी ऐसे जैसे साइको ऑन्कोलॉजिस्ट काम करते हैं या काउंसलर काम करते हैं, जो बीच बीच में कैंसर पेशेंट के लिए सपोर्ट देते रहते हैं, जिससे कि पेशेंट्स ट्रीटमेंट बीच में छोड़े नहीं और पूरा ट्रीटमेंट कराए और बराबर उसकी जो बिल पावर है वो बनी रहे। बिल्कुल। सर, आप बंसल हॉस्पिटल में हैं, मैं चाहूँगी कि आप उसकी भी जानकारी दें कि वहाँ पर आप किन टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं, क्या कुछ आपकी रिसर्च है, कैसे ट्रीटमेंट होता है, अगर एक पेशेंट आता है तो किस तरह से उसका ख्याल रखा जाता है, और किन किन मशीनरीज़ का आप यूज़ करते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी, उसके बारे में भी मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को बताएं। बंसल हॉस्पिटल जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं OPD में, जो भी उनको इन्वेस्टिगेशंस या देखने के बाद हम लोग डिसाइड करते हैं कि इनको क्या इन्वेस्टिगेशंस की ज़रूरत है, तो बंसल हॉस्पिटल में सभी फैसिलिटी उपलब्ध हैं कैंसर ट्रीटमेंट के लिए। इसमें सर्जरी, कीमोथेरेपी, रेडिएशन, उसके अलावा जो भी डायग्नोसिस के लिए जो ज़रूरी है, जैसे CT स्कैन, MRI और पैट स्कैन, जो कि पेशेंट्स ये देखते हैं पैट स्कैन से कि हम ये डिसीज़ जो है कहीं फैली हुई तो नहीं है बाकी शरीर में। और जो कि इम्पोर्टेंट पार्ट है हिस्टोपैथोलॉजी। हिस्टोपैथोलॉजी में सभी जो इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, साइटोलॉजी, बायोप्सी, सभी तरह के जो इमेज जो टेस्ट हैं वो हमारे यहाँ अवेलेबल है। बिल्कुल। सर, आपने ना जाने कितने कैंसर पेशेंट्स को जीवन दान दिया होगा, आपने ना जाने कितने कैंसर पेशेंट्स का ट्रीटमेंट किया होगा। ऐसी कोई स्टोरी जो आपको याद हो, जो आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहते हो, कोई मोटिवेशन वाला या कोई किस्सा आपके करियर से जुड़ा? ऐसे तो बहुत सारे किस्से हैं, पर अभी रिसेंटली मैं एक जगह टीकमगढ़ में कैंप करने के लिए गया था, तो वहाँ जैसे हमने एक रास्ता पूछने के लिए हमने रोका, तो बड़ा जो जिस इंसान से हमने जिसके पूछने के लिए रोका वो हमारा पेशेंट निकला, तो बड़ा अच्छा लगा। मतलब कि उसने हमें रोका, जो कि 4 साल पहले ट्रीटमेंट हुआ था जिसका, और डिसीज़ फ्री है, वो अपने घर ले गया और हमारी सेवा भी की। बिल्कुल। तो मतलब पेशेंट्स का एक इमोशनल कनेक्शन भी जुड़ जाता है डॉक्टर्स के साथ जब आप उनका ट्रीटमेंट करते हैं, क्योंकि होप तो आप ही रोक देते हैं।
और आपके भरोसे पे ही वो आते हैं और भरोसे पे तो दुनिया ही कायम है सर। सर आपको क्या लगता है कि इंडिया की अगर बात करें तो कैंसर रिसर्च को यहाँ पर कितनी इम्पोर्टेंस दी जा रही है? और वैक्सीन की बात होती है, मैं चाहूँगी कि आप उसका भी हमें जानकारी दें, क्योंकि ऐसा कहा जा रहा है कि जल्दी क्या वैक्सीन आएगी, अगर वो लग जाएगी तो चांसेस बहुत कम होंगे कैंसर के। कैंसर में रिसर्च तो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल ही रही है, काफ़ी रिसर्च मतलब ऑनगोइंग है, भारत में भी और भारत के बाहर भी। ऐसा जहाँ तक वैक्सीन्स का सवाल है, क्योंकि कैंसर एक हेट्रोजिनस डिसीज़ है, हर एक कैंसर एक अलग है, चाहे वो किसी भी पार्ट का हो, किसी भी मतलब डिफरेंट कैंसर्स हो, तो उसके अगेंस्ट में वैक्सीन्स अभी तक जो फुल प्रूफ वैक्सीन्स है जिससे कि प्रिवेंट कर सकते हैं, ऐसा अभी तक तो नहीं है। जितना भी है वो ट्रायल फेज़ में है। अभी तक कोई भी मार्केट में ऐसी कोई वैक्सीन्स नहीं है जिससे कि हम कैंसर को प्रिवेंट करें या सभी तरह के कैंसर को प्रिवेंट कर सकें। सर हम खबरों में भी पढ़ते हैं छोटे छोटे बच्चों को भी कैंसर हो जाता है। सबसे ज़्यादा अगर हम ब्लड कैंसर की बात करें या ट्यूमर की बात करें, तो छोटे छोटे बच्चों में इस तरह के कैंसर होने का क्या जेनेटिकल ही रीज़न है, आनुवांशिक रीज़न है, या और कोई भी कारण है? और किस तरह से बच्चों का ट्रीटमेंट कर सकते हैं सर? बिल्कुल, इसमें जेनेटिक कारण तो होते ही हैं, साथ साथ एनवायरमेंटल एक्सपोजर्स भी हैं। जो भी जल्दी, जैसे बच्चों में भी अगर हमें जल्दी पता लगता है, तो जो पीडियाट्रिक ट्यूमर्स होते हैं या पीडियाट्रिक कैंसर होते हैं वो ज़्यादातर क्यूरेबल होते हैं। क्यूरेबल कैंसर, चाहे वो ल्यूकीमिया हो, लिम्फोमा हो, सार्कोमा हो, और भी जीआई कैंसर्स, जो भी किडनी कैंसर्स, ये सब अगर हमें जल्दी डायग्नोस हो जाते हैं तो ये सब कैंसर ऐसे हैं जिनको हम लोग ठीक कर सकते हैं या क्यूरेबल है, क्यूरेबल मैलिग्नेंसीज। मैं ये भी समझना चाहूँगी कि अगर एक वुमेन प्रेग्नेंट है और उसे कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, तो क्या उसके बेबी पर भी उस कैंसर का इफेक्ट होगा? क्या कितने चांसेस रहेंगे कि बच्चे को भी कैंसर हो? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को कैंसर हो, पर ये जो सिचुएशंस है प्रेगनेंसी के दौरान कैंसर होना, तो इसमें थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं कि प्रेगनेंसी किस उसमें है, अवस्था में है, कौन से महीने में है, उसके अनुसार हम लोग कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए अप्रोच करते हैं। जैसे ब्रेस्ट कैंसर हुआ, सर्विक्स कैंसर हुआ, तो हम लोग देखते हैं कि प्रेगनेंसी क्या कौन से महीने में है, उसके अनुसार पेशेंट्स को क्या ज़रूरत है, सर्जरी की, कीमोथेरेपी की, या हम लोग डिले कर सकते हैं ट्रीटमेंट जब तक पेशेंट की डिलीवरी हो, तब हम लोग ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। या फिर अगर आप पहले से ही ध्यान में रख के एक्सपर्ट्स की टीम अगर सही से करे तो बच्चे पर उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। सर कीमोथेरेपी हम देखते हैं कि उसके कितने सारे नुकसान हो जाते हैं, बाल झड़ जाते हैं और काफ़ी डिप्रेसिंग फेस होता है। उसे रिकवर होने में कितना टाइम लगता है सर? जो उसके आफ्टर इफेक्ट्स होते हैं, कई सारे लोग ठीक भी हो जाते हैं, लेकिन वो रिकवरी में फिर कितना टाइम लेता है? कुछ सिम्टम्स तो होते हैं, जैसे बालों का झड़ना, ये सब 1 से 2 महीने 3 महीने कीमोथेरेपी के बाद ख़त्म होने के बाद बाल फिर से आना, ये सब हो जाते हैं। कुछ सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स को, फिंगर्स में नुमनेस वगैरह होना, झुनझुनी होना, ये थोड़े से लंबे समय तक रह सकते हैं, 1 साल 2 साल। कुछ और सिम्टम्स होते हैं जैसे थकान होना, तो ये अच्छी डाइट और अच्छे एक्सपोजर से प्लस मेडिटेशन से कम हो सकते हैं ये सिम्टम्स। तो सर क्या हमें माने कि एक्सरसाइज भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है? अगर आपको इस तरह की बीमारियों से बचना है तो आपको अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज वगैरह इंक्लूड करना ही चाहिए? बिल्कुल, एक्सरसाइज कम से कम हम लोगों को रूटीन में 30 मिनट एक्सरसाइज डेली करना चाहिए, मॉडरेट एक्सरसाइज जिसको बोलते हैं। बिल्कुल सर, अब मैं चाहूँगी कि आप व्यूअर्स को लास्ट में क्या मैसेज देना चाहेंगे कि कैसे वो जागरूक रहे, एज अ सोसाइटी वो क्या रोल प्ले कर सकते हैं, कैंसर पेशेंट्स की कैसे हेल्प कर सकते हैं और किस तरह से अवेयरनेस फैला सकते हैं सर? मेरा तो यही है कि अगर कैंसर जैसे कुछ भी सिम्टम्स होते हैं तो उसको तुरंत अपने जो भी नियरेस्ट है या अपने आसपास डॉक्टर्स को दिखाएं और उसको डिले ना करें, उसको रोकें नहीं, उसको जल्दी से जल्दी डायग्नोसिस बने और ट्रीटमेंट हो। और साथ में जो केयर गिवर है या जो हम लोग, मैसेज यही है कि जहाँ भी कभी ऐसा लगे तो तुरंत उसको हॉस्पिटल ले जाएं, साथ साथ उसको थोड़ा मोटिवेट करें पेशेंट्स को। और अवेयरनेस जहाँ तक सवाल है वो सोसाइटी से ही आती है, जब तक सोसाइटी में अवेयरनेस नहीं होगी तब तक ट्रीटमेंट उतना कारगर नहीं होगा। तो सोसाइटी में अवेयरनेस बढ़ेगी तो ट्रीटमेंट भी अच्छा होगा और ज़्यादा अच्छा आउटकम्स हमको मिल पाएंगे। बिल्कुल।
वही कहते हैं ना, प्रिकॉशन इज़ बेटर देन क्योर। जी। तो अगर आप पहले से ही प्रिकॉशंस ले लें, पहले से ही अगर आपको इस तरह के लक्षण अपनी बॉडी में दिखे, पहले ही आप डॉक्टर के पास चले जाए, तो इस तरह की घातक बीमारी से भी हम लड़ सकते हैं। और ये कहना गलत नहीं होगा कि अगर सब जागरूक हो जाए तो इस तरह की बीमारी हमारे देश में किसी को ना हो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर महेंद्र, जुड़ने के लिए और जानकारी के लिए। तो आयुष्मान में आज हमने बात की कैंसर की, कि क्या होता है कैंसर, कैसे इसे डायग्नोस किया जाता है, इसका इलाज क्या है, मेंटल सपोर्ट की कितनी ज़रूरत होती है, और ऐसे ही आपके सामने हम कार्यक्रम की प्रस्तुति देते रहेंगे। फिलहाल खास कार्यक्रम में इतना ही। दीजिए इजाज़त। देखते रहिए बंसल न्यूज़। नमस्कार।